नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 17 से 20 साल की सजा काट चुके गुजरात के गोधरा में 2002 में साबरमती एक्सप्रेस में आग लगाने के मामले में 8 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। वहीं बाकी 4 दोषियों को फिलहाल जमानत देने से इनकार कर दिया, जिन्हें निचली अदालत ने फांसी की सजा दी थी। हालांकि बाद में हाई कोर्ट ने उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने गोधरा मामले में फैसला किया है। बता दें 2002 के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगाकर 59 लोगों को जिंदा जलाए जाने के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे अब्दुल रहमान धनतिया, अब्दुल सत्तार इब्राहिम गद्दी समेत कुल 27 दोषियों की तरफ से दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई की गई। एससीओ मीटिंग के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि भारत में शंघाई सहयोग संगठन परिषद की बैठक में उनकी भागीदारी एससीओ के चार्टर के प्रति इस्लामाबाद की प्रतिबद्धता को दर्शाती है और इसे द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम एससीओ चार्टर के लिए प्रतिबद्ध हैं और इस यात्रा को द्विपक्षीय यात्रा के रूप में नहीं बल्कि एससीओ के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि बैठक में हमारी भागीदारी एससीओ चार्टर और प्रक्रिया के प्रति पाकिस्तान की निरंतर प्रतिबद्धता और पाकिस्तान द्वारा अपनी विदेश नीति की प्राथमिकताओं में क्षेत्र को दिए जाने वाले महत्व को दर्शाती हैं। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में बड़ा खुलासा हुआ और सूत्रों से पता चल रहा है कि इस हमले को 5 आतंकियों ने अंजाम दिया है, जिसमें से 3 विदेशी हैं और 2 स्थानीय लोग हैं। इस हमले में ये बात भी सामने आई है कि कश्मीर में होने वाली G20 की बैठक से पहले खौफ फैलाने के लिए किया गया था। हमले को लेकर पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ की जा रही है। इस हमले में राष्ट्रीय राइफल्स के 5 जवान शहीद हो गए थे, जबकि 1 जवान गंभीर रूप से घायल हुआ। शहीद हुए जवानों में हवलदार मनदीप सिंह, सिपाही हरकिशन सिंह, लांस नायक कुलवंत सिंह और सिपाही सेवक सिंह पंजाब के रहने वाले थे और लांस नायक देबाशीष उड़ीसा के निवासी थे। दरअसल कश्मीर और लद्दाख में 2 बैठकें होनी थी और इस हमले से आतंकी संदेश देना चाहते थे कि कश्मीर में माहौल ठीक नहीं है। कर्नाटक चुनाव में टिकट से इनकार किए जाने पर भाजपा के वरिष्ठ नेता के.एस. ईश्वरप्पा को शुक्रवार को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन किया और ईश्वरप्पा का धन्यवाद किया और उनकी प्रशंसा की। पीएम मोदी को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि आपने पार्टी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। मैं आपसे बहुत खुश हूँ, इसलिए मैंने आपसे बात करने का फैसला किया। पीएम मोदी को यह कहते हुए भी सुना जा सकता है कि वह अगली बार जब भी कर्नाटक आएंगे तो उनसे मिलेंगे। इस बात पे कांग्रेस ने हमलावर होते हुए कहा कि ऐसी भगदड़ मची है कर्नाटक भाजपा में कि सब छोड़ भाग रहे हैं और अब खुद प्रधानमंत्री मोदी को ईश्वरप्पा को फोन करके ना छोड़ने के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भाजपा नेता ईश्वरप्पा को भाजपा का टिकट न मिलने के बावजूद बगावत न करने के लिए बधाई देना अस्वीकार्य है। इस व्यक्ति पर 40% कमीशन की मांग करने का आरोप है और भाजपा कार्यकर्ता संतोष पाटिल द्वारा आत्महत्या करने के बाद भ्रष्टाचार के आरोपों पर इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया था। ऐसे भ्रष्ट नेताओं की प्रशंसा कर भाजपा स्पष्ट संदेश दे रही है कि वे भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों का समर्थन करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सूडान में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए आज एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें अधिकारियों से सूडान में फंसे भारतीयों के लिए आकस्मिक निकासी योजना तैयार करने को कहा। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सूडान में भारत के राजदूत रविंद्र प्रसाद जायसवाल और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। पीएम मोदी ने अधिकारियों को सतर्क रहने, घटनाक्रम की बारीकी से निगरानी करने और सूडान में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा का लगातार मूल्यांकन करने और उन्हें हर संभव सहायता देने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री ने सूडान के पड़ोसी देशों के साथ साथ सूडान में बड़ी संख्या में फंसे नागरिकों के साथ निकट संचार बनाए रखने के महत्व पर भी जोर दिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के साकेत कोर्ट परिसर में शुक्रवार को 4 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की एक महिला घायल हो गई। गोलियों की आवाज सुनते ही दिल्ली पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और पुलिस सूत्रों ने बताया कि महिला आज अदालत में बयान देने के लिए पहुंची थी। वह एक मामले में गवाह है और इसी दौरान उसे गोली मार दी गई। फिलहाल उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद जो वीडियो सामने आया है उसमें फायरिंग की घटना में घायल महिला लोगों की सहायता से खुद चलकर कोर्ट परिसर से बाहर जाती हुई दिखाई दे रही है। पीड़ित महिला दर्द से कर रहा भी रही है। वहीं दूसरी तरफ मामले पर राजनीति शुरू हो गई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि राजधानी में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। दूसरों के कामों में अड़चन करने और हर बात पर गंदी राजनीति करने की बजाय सबको अपने अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। यदि कानून व्यवस्था नहीं संभलती तो इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि कोई और इसे कर ले। लोगों की सुरक्षा राम भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती।
गुजरात की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को 2002 के नरोदा गांव दंगों के मामले में गुजरात की पूर्व मंत्री माया कोडनानी और बजरंग दल के पूर्व नेता बाबू बजरंगी सहित सभी 67 आरोपियों को बरी कर दिया है। वहीं अब कोर्ट के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने शुक्रवार को ट्वीट करते हुए लिखा कि नरोदा गांव एक 12 साल की बच्ची समेत हमारे 11 नागरिकों की मौत, 21 साल बाद 67 आरोपी बरी। क्या हमें कानून के शासन का जश्न मनाना चाहिए या उसके निधन पर निराशा व्यक्त करनी चाहिए? इसके अलावा पीड़ितों के परिवारों के एक वकील ने कहा है कि फैसले को गुजरात हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी जाएगी क्योंकि उन्हें न्याय से वंचित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल सेवा दिवस के मौके पर नई दिल्ली में सिविल सेवकों को संबोधित करते हुए अधिकारियों को कहा कि आप सभी को सिविल सेवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस साल का सिविल सेवा दिवस बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। यह ऐसा समय है जब देश ने अपने आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। उन्होंने कहा कि पंचप्रण का संकल्प भारत को उस ऊंचाई पर ले जाएगा जिसका वह हकदार है। पीएम ने कहा कि देश को आजादी के अमृत काल तक लाने के लिए उन अधिकारियों की बड़ी भूमिका रही जो 15-25 साल पहले इस सेवा में आए हैं और अब आजादी के इस अमृत काल में उन युवा अधिकारियों की भूमिका सबसे बड़ी है जो अगले 15-25 साल इस सेवा में रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान नवाचार के अंतर्गत राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय से केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित भी किया। राजस्थान में सचिन पायलट और गहलोत सरकार के बीच का तनाव कम होता नहीं दिख रहा। दरअसल अब सचिन पायलट ने रामप्रसाद सुसाइड केस में गहलोत के मंत्री महेश जोशी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पायलट मृतक के परिजनों से मिले और उसके बाद निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग कर एक नया विवाद खड़ा कर दिया। आपको बता दें कि अगले कुछ महीनों में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब ऐसे में सचिन पायलट और गहलोत सरकार के बीच चल रहे मनमुटाव से कांग्रेस के लिए राज्य में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बता दें कि मामला जयपुर के परकोटा इलाके का है। यहाँ सचिन पायलट बीजेपी के सांसद किरोड़ीलाल मीणा के नेतृत्व में उस धरने में बैठे दिखाई दिए जहाँ रामप्रसाद मीणा नाम के एक शख्स की खुदकुशी को लेकर इंसाफ की मांग की जा रही है। पायलट ने भी गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री महेश जोशी और बाकी आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि जयपुर के परकोटा इलाके में रामप्रसाद मीणा नाम के शख्स ने 4 दिन पहले खुदकुशी कर ली। खुदकुशी से पहले उसने वीडियो जारी किया जिसमें उसने आरोप लगाया कि मंत्री महेश जोशी और कुछ अन्य लोग उसे दस्तावेज होने के बावजूद भी मकान नहीं बनाने दे रहे। वह जिस मंदिर परिसर में रह रहा था उससे भी उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं 3 दिन से मृतक रामप्रसाद मीणा के परिजन उसके शव के साथ धरने पर हैं, जिसे बीजेपी भरपूर समर्थन दे रही है और इसे पायलट के समर्थन मिलने के बाद सियासत गर्मा गई है क्योंकि पायलट इस मामले में अपनी ही सरकार के खिलाफ एक बार फिर मुखर हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि अगर वह ममता बनर्जी को लोकतांत्रिक तरीके से हराने में नाकाम रहे तो राजनीति छोड़ देंगे। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को अपनी टिप्पणी को लेकर अदालत जाने की भी चुनौती दी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने टीएमसी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बरकरार रखने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को फोन किया था। अधिकारी ने एक भाषण में कहा कि अगर मैं ममता बनर्जी को लोकतांत्रिक तरीके से हराने और पूर्व मुख्यमंत्री बनाने में विफल रहा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा था कि अगर यह साबित हो जाता है कि उन्होंने टीएमसी के राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिन जाने के बाद अमित शाह को फोन किया था तो वह इस्तीफा दे देंगी। साथ ही टीएमसी ने बुधवार को एक पत्र के माध्यम से अधिकारी को अपने झूठे और अपमानजनक दावों को वापस लेने के लिए कहा और उन्हें कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी। आज आईपीएल में चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने हैं। 5 में से 3 मैच जीत के चेन्नई सुपर किंग्स पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर है। वहीं 5 में से 2 मैच जीतकर सनराइजर्स हैदराबाद 9वें स्थान पर है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।